लाइन ने देखा कि वो ये जंग हार चुके हैं, तो वो जंग छोड़कर भागने लगे। लेकिन एज वी नो, उनका आर्मर हमेशा बहुत भारी होता था, तो ज्यादा दूर जाने से पहले ही मुसलमान उन तक पहुंच गए और उन्हें भी खत्म कर दी। और इस तरह पर्शियन एम्पायर की एक और बहुत बड़ी फौज खालिद बिन वलीद ने क्रश कर दी। ये जंग कुवैत से बाहर इराक के अंदर हुई। मतलब अब मुसलमान कुवैत को फतह करने के बाद ईरान के दूसरे बड़े प्रोविंस इराक में एंटर हो चुके थे। अब यहाँ से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इराक और मदीना एक दूसरे से बहुत दूर थे और इराक में मुसलमानों की फौज को अपने हेडक्वार्टर मदीना से बार बार कम्युनिकेट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इसीलिए यहाँ से आगे बढ़ने से पहले खालिद बिन वलीद ने इसी इलाके को अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, क्योंकि इस इलाके में पर्शियंस और अरब दोनों आबाद थे और इन सब का ख्याल था कि मुसलमान इन्हें फतह करने के बाद इनके साथ वही करेंगे जो अब तक दुनिया की बाकी सारी एम्पायर्स करती, मतलब लूट, प्लंडर, रेप। लेकिन खालिद बिन वलीद ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म पर इस इलाके की सारी प्रॉपर्टीज उन्हीं लोगों को वापस कर दी और किसी से भी जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं छीनी। और बहुत तेजी से इस इलाके में बहुत सारी अदालतें, कोर्ट्स बनाए और इन कोर्ट्स में जजेस बड़े बड़े सहाबा को बनाए, जिसकी वजह से बहुत तेजी से इस इलाके में पहली बार जस्टिस, इंसाफ कायम होने लगा। इसके बाद खालिद बिन वलीद उनके मार्केट्स और बिजनेस की तरफ आए और सबसे कहा कि बिजनेस उसी तरह जारी रखो जिस तरह इससे पहले था। लेकिन आज के बाद यहाँ सूद कोई भी नहीं लेगा। जंग सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि इकोनॉमी से भी लड़ी जाती है। इसीलिए खालिद बिन वलीद ने दोबारा अपनी फौज की इकोनॉमी मजबूत करने के लिए इस इलाके के नॉन मुस्लिम्स पर जिजिया टैक्स लगाया। ये कोई नया टैक्स नहीं था, बल्कि इससे पहले इसी इलाके से पर्शियन एम्पायर भी टैक्स लिया करती थी। लेकिन खालिद बिन वलीद ने जो जिजिया टैक्स लगाया वो उस टैक्स से बहुत कम था जो इससे पहले ईरान लिया करता था। ये सब देखकर वहाँ की लोकल आबादी ने सोचा कि ये तो मुसलमान पर्शियन एम्पायर से बहुत अच्छे हैं। इसीलिए बहुत तेजी से इस इलाके के लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और खालिद बिन वलीद की फौज में शामिल होने लगे, जिससे मुसलमानों की फौज दोबारा बढ़ने लगी और जिजिया और ज़कात टैक्स की वजह से मुसलमानों की फौज के पास पैसा भी आने लगा। मतलब आजकल लोगों का ख्याल है कि खालिद बिन वलीद सिर्फ जंग ही लड़ सकते थे, हालांकि खालिद बिन वलीद हमेशा जंग के साथ साथ इन इलाकों की जस्टिस और इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करते जाते थे। नाउ मुसलमानों ने कुवैत के साथ साथ इराक के साउथ को भी फतह कर लिया था, जो पर्शियन एम्पायर के लिए दूसरा बहुत बड़ा झटका था। जब पर्शियन बादशाह को एक बार फिर खबर मिली कि उनकी एक और फौज मुसलमानों से बुरी तरह हार चुकी है, तो उन्होंने दोबारा अपनी एम्पायर के नॉर्थ और ईस्ट से 2 नई फौजें मुसलमानों की तरफ रवाना की और उन्हें इस जगह वलाजा में एक साथ मिलकर मुसलमानों को खत्म करने का हुक्म दिया। बट पर्शियन बादशाह हर तरफ से फौज जमा कर रहे हैं सिवाय अपने वेस्टर्न बॉर्डर से, क्योंकि ये बॉर्डर रोमन एम्पायर के साथ टकराता था और ईरान के बादशाह को ये टेंशन भी थी कि कहीं रोमन एम्पायर इस सब का फायदा उठाकर पर्शियन एम्पायर पर हमला ना कर दे। लेकिन रोमन एम्पायर ने कभी भी हमला नहीं किया, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने रोमन एम्पायर पर भी हमला कर दिया, जिसे हम इसी स्टोरी में एक्सप्लेन करेंगे। तो सब्सक्राइब। खालिद बिन वलीद ने जिन इलाकों को फतह किया उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और अब वो सारे लोग मुसलमानों के लिए स्पाइज और जासूस बन चुके थे, जिसकी वजह से मुसलमानों की इंटेलिजेंस एजेंसी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी, क्योंकि ये नए मुसलमान ईरान को अरबों से बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझते थे, जिसकी वजह से खालिद बिन वलीद तक ये खबर बहुत तेजी से पहुंची कि 2 बहुत बड़ी फौजें उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। और खालिद बिन वलीद को इस बात का पता था कि अगर ये 2 फौजें एक जगह पर यूनाइट हो गई तो इन्हें हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मुसलमानों ने इस सब को रोकने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। मुसलमानों ने देखा कि ये 2 फौजें जिस इलाके से आ रही हैं वो इलाका बहुत ही ग्रीन और पहाड़ी इलाका है और ये लोग डेजर्ट के बिल्कुल भी आदी नहीं है। इसीलिए मुसलमान अगर डेजर्ट की तरफ से जाएंगे तो वो इनमें से एक फौज तक बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। तो खालिद बिन वलीद अपनी फौज लेकर फुल स्पीड इराक के डेजर्ट को क्रॉस करते हुए पहली फौज के पास वलाजा पहुंचे। मुसलमानों और पर्शियंस की पहली फौज वलाजा में आमने सामने हुई। पर्शियन फौज का जनरल ये देखकर हैरान हो गया कि जितना उसे बताया गया था उससे तो मुसलमानों की फौज बहुत ही कम है। मतलब मुसलमानों में ज्यादा पैदल सोल्जर्स है और घोड़े वाले तो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इस फौज में जीतने की काफी होप पैदा हुई। पर्शियन फौज से उनका चैंपियन सामने आया, जिसे उसकी बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग बॉडी की वजह से पर्शियंस ने फारसी में एक बहुत मशहूर नाम दिया था, हजार मर्द, जिसका उर्दू और हिंदी में मतलब है हजार मर्द। खालिद बिन वलीद उस चैंपियन से लड़ने गए और कुछ ही टाइम उसे मार दिया, जिसके बाद दोनों फौजें जंग के लिए तैयार हुई। लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद भी ईरान की आर्मी अपनी जगह पर ही खड़ी रही, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहते थे ताकि उनकी दूसरी फौज उनकी मदद के लिए पहुंच सके। लेकिन मुसलमानों का प्लान तो ये था कि उन्हें यूनाइट होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। इसीलिए मुसलमानों की फौज बहुत कम होने के बावजूद खालिद बिन वलीद ने उन्हें हमले का हुक्म दिया। मुसलमानों और पर्शियंस की एक बार फिर बहुत सख्त लड़ाई शुरू हुई और बहुत टाइम गुजरने के बाद भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कौन जंग जीत रहा है। लेकिन अचानक पर्शियन जनरल ने अपनी फौज के लाइंस को बदला और नए फ्रेश लोगों को सामने कर दिया। अब इनसे दोबारा लड़ने की मुसलमानों के पास बिल्कुल ताकत नहीं थी, जिसकी वजह से दोबारा बहुत सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता शहीद होने लगे। और ये सब देखकर आखिर खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को पीछे हटने का हुक्म दिया, जिससे मुसलमान अगेन जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। लेकिन आखिर इतना पीछे चले गए कि ये फौज बिल्कुल पहाड़ तक पहुंच गई, जहाँ से और पीछे जाना इम्पॉसिबल था। और आखिर ईरान की पूरी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। लेकिन अगर आप गौर से इसे देखें तो मुसलमान अगेन एक स्ट्रेट लाइन में पीछे नहीं हट रहे,
बल्कि सिर्फ मुसलमानों का सेंटर पीछे हट रहा है और मुसलमानों की लेफ्ट और राइट बिल्कुल मजबूती से अपनी जगह पर खड़े हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इस जंग में एक गोल सर्कल बन रहा है जिसका अब तक पर्शियंस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही सर्कल कंप्लीट होने लगा और पर्शियंस की सारी फौज इस सर्कल के अंदर एंटर हुई, खालिद बिन वलीद ने इशारा दी और अचानक पर्शियन फौज के पीछे से 4000 हॉर्समैन घुड़सवार फुल स्पीड पर्शियन फौज के पीछे आने लगे। याद है ईरान के जनरल की जासूसों ने जितना उन्हें बताया था उससे मुसलमान बहुत कम थे, जिस पर वो बहुत खुश था, लेकिन असल में मुसलमान कभी कम थे ही नहीं। खालिद बिन वलीद ने जंग से पहले इन सारों को पर्शियन फौज के पीछे खड़ा किया हुआ था और बहुत देर से ये सब खालिद बिन वलीद के सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद मुसलमानों ने पर्शियन फौज को हर तरफ से ऐसे घेर लिया कि कहा जाता है कि एक बंदा भी इस जंग से नहीं भाग सकता। ये कोई पहली दफा नहीं है कि खालिद बिन वलीद ने ये टैक्टिक यूज किया। इससे पहले जंग ओहद में इसी तरीके से उन्होंने मुसलमानों को भी हराया था, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्लियरली ऑर्डर्स दिए कि इस पहाड़ से नहीं उतरना। लेकिन जीत की खुशी में जब वो पहाड़ से नीचे उतर गए, खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया और पूरे जंग को बिल्कुल बदल दिया। और अब वही टैक्टिक उन्होंने पर्शियंस के खिलाफ भी यूज की। ईरान की इस फौज को हराने के बाद अब मुसलमान पर्शियन एम्पायर के बॉर्डर से निकलकर उनके सेंटर के करीब होने लगे और इसके कुछ ही अरसे बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईरान के साथ साथ रोमन एम्पायर पर भी हमले का हुक्म दिया। रोमन और पर्शियन एम्पायर में मुसलमान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि इन दोनों एम्पायर्स ने देखा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम दोनों सुपर पावर्स खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने तारीख में पहली दफा रोमन और पर्शियन एम्पायर अपनी 700 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करके मुसलमानों के खिलाफ यूनाइट हो गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों ने उनके जनरल खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में पर्शियन एम्पायर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस को फतह कर लिया था। लेकिन पर्शियन एम्पायर का बादशाह अब तक मुसलमानों को एक सीरियस थ्रेट नहीं समझ रहा था। लेकिन ईरान के सूबे कुवैत और इराक के साउथ को फतह करने के बाद अब खालिद बिन वलीद और पर्शियन एम्पायर के कैपिटल कैसिफोन के दरमियान इतना फासला नहीं था। मुसलमान पर्शियन एम्पायर की पहली फौज को वलाजा में हराने के बाद पर्शियन एम्पायर के इंपॉर्टेंट प्रोविंस इराक की सेंटर सिटी अल हिरा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगे। इसीलिए पर्शियन बादशाह ने दूसरी फौज को मुसलमानों को रोकने के लिए इसी सिटी की तरफ रवाना किया और आखिर उलैस के मकाम पर ये दोनों आर्मीज एक दूसरे के सामने आई और यहाँ जो जंग हुई वो वाहिद जंग है जिसके बारे में खालिद बिन वलीद ने फरमाया था कि मैंने जंग मुता में रोमन एम्पायर के खिलाफ 9 तलवारें तोड़ी थी, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी भी उलैस के फौज जैसी कोई फौज नहीं देखी। खालिद बिन वलीद जंग से ज्यादा अपने दुश्मनों के माइंड और मोराल से लड़ते और दुश्मनों के मोराल को तोड़ने के लिए हमेशा जंग से पहले उस फौज के जनरल को अकेले लड़ने का चैलेंज देते और फिर उसे मारकर दुश्मनों की फौज का मोराल बिल्कुल तोड़ देते और इस बात का पर्शियन फौज के जनरल को बहुत अच्छी तरह पता था। इसीलिए उन्होंने जंग से पहले ही रात को 12 लोग जमीन के अंदर मिट्टी में छुपा दिए। अगले दिन ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद ने उस जनरल को लड़ने का चैलेंज दिया। उनका जनरल अकेले फौज से इस साइड से आ गया है और कहा वहां नहीं यहाँ लड़ेंगे। खालिद बिन वलीद भी वहां गए और लड़ाई शुरू हुई। जैसे ही उन्होंने लड़ना शुरू किया अचानक जमीन से वही 12 लोग बाहर आए और खालिद बिन वलीद पर हमला कर दिया। The 12 men jump up. Now, एक तरफ 13 लोग और दूसरी तरफ सिर्फ एक, लेकिन सिर्फ एक और मुसलमान की मदद से वही हुआ जो होना था। खालिद बिन वलीद ने इन सारों को खत्म कर दिया। And the 2 men murder the 13 Persians. And then they destroy the Persian army. और एक बार फिर पर्शियन फौज का जनरल मारा गया और इसी के साथ दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और बहुत सख्त जंग के बाद आखिर पर्शियन फौज जंग छोड़कर भागने लगी और मुसलमानों ने उनकी इस फौज को भी क्रश कर दिया। इस जंग के बाद एक बहुत ही अजीब सा वाकया भी पेश आया कि पर्शियन फौज के एक जनरल जो अरेस्ट हो चुका था उसने आके खालिद बिन वलीद को बताया कि हमारे एम्पायर पर्शियन एम्पायर में ये बात बहुत मशहूर हो गई है कि एक दिन किसी जंग के दौरान आपकी तलवार टूटने के बाद अचानक आसमान से खुदा की तरफ से आपके लिए एक तलवार उतरी, इसीलिए आपको सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार कहा जाता है। जिस पर वहाँ खड़े सारे मुसलमान बहुत हंसे, लेकिन इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्शियन एम्पायर की पब्लिक में खालिद बिन वलीद का खौफ किस हद तक फैल चुका था। इस जंग के बाद अल हिरा सिटी के साथ साथ पर्शियन एम्पायर के इस इलाके की बहुत सारी सिटीज में मुसलमानों के सामने सरेंडर करना शुरू किया। पर्शियन एम्पायर पर हमला करने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को वही इंस्ट्रक्शंस दिए थे जो इससे पहले हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे कि किसी भी बच्चे बूढ़े औरत पर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हाथ नहीं उठाना और कोई दरख्त भी नहीं काटना और किसी से कोई चीज नहीं छीनना। इन्हीं प्रिंसिपल्स को सामने रखकर खालिद बिन वलीद ने पर्शियन एम्पायर के इन सारे इलाकों को फतह करने के बाद उस इलाके की सारी प्रॉपर्टीज वहाँ की लोकल आवाम को वापस कर दी और इंसाफ जस्टिस का एक जबरदस्त निजाम बनाया जिसमें उन्होंने सारों के सामने पर्शियन एम्पायर के ताकतवर लोगों को आम लोगों की तरह सजाएं दी और सूद का निजाम भी खत्म कर दिया। मतलब खालिद बिन वलीद जैसे ही किसी सिटी को फतह करते उस सिटी की इकोनॉमी खराब होने के बजाय
और स्ट्रॉन्ग होने लगती थी। और खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो टैक्स जजिया यहाँ की आवाम पर लगाया वो उस टैक्स से बहुत कम था जो इससे पहले यहाँ की आवाम पर्शियन बादशाह को भेजा करती थी। ये सब देखकर पर्शियन आवाम बहुत हैरान थी। इसीलिए जो सिटीज इससे पहले मुसलमानों से आखिरी दम तक लगती थी आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ थोड़ी सी लड़ाई के बाद मुसलमानों के सामने सरेंडर करने लगे और जजिया टैक्स खुशी से देने लगे। अब खिलाफत राशिदा पर्शियन एम्पायर से इस सारे इलाके को फतह कर चुकी है। यहाँ तक मुसलमान साल 633 के जुलाई के महीने में पहुंचे और जुलाई से लेकर सितंबर तक अगले 3 महीने तक मुसलमानों और पर्शियंस के दरमियान कोई भी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि खालिद बिन वलीद इन नए इलाकों में इस्लामिक लॉज कायम करने में बिजी थे और पर्शियन बादशाह दूर दराज से नई फौज जमा करने में बिजी थे। अब जब यहाँ पर्शियन एम्पायर में हालात थोड़े कंट्रोल होने लगे तो मदीना में मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें उमर, अली और उस्मान जैसे बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। लेकिन इस बार ये मीटिंग पर्शियन एम्पायर के बारे में नहीं बल्कि रोमन एम्पायर के बारे में थी कि कहीं रोमन एम्पायर इन हालात का फायदा उठाकर मुसलमानों पर हमला ना कर दे। इसीलिए इस मीटिंग में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक फैसला किया कि बहुत तेजी से मुसलमानों की एक नई फौज बनाई जाए ताकि इससे पहले कि रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमला करे हम उन पर हमला कर दें। सहाबा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस मिशन को लेकर पूरे अरब में फैल गए और मुसलमानों के लिए एक नई फौज बनाने लगे, जिसके बाद कुछ ही अरसे में मदीना में वॉलंटियर्स की एक नई फौज बिल्कुल रेडी हो गई। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस फौज को रोमन एम्पायर की तरफ जाने से पहले 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिनके लीडर्स उन्होंने अम्र इब्न आस, अबू उबैदा, शुराबील और यजीद को बनाया। वो वाला यजीद नहीं, यजीद बिन अबू सुफियान। लेकिन इन फौजों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करने की जरूरत क्या थी? ये इसलिए क्योंकि रोमन्स की फौज मुसलमानों से बहुत ज्यादा थी और इनसे एक साथ लड़ना इम्पॉसिबल था। तो इन्हें इसलिए डिवाइड किया गया ताकि रोमन्स भी अपनी आर्मी को डिवाइड कर दें। मुसलमानों की ये चारों आर्मीज रोमन एम्पायर में इस तरह दाखिल हो कि अगर इनमें से एक को भी कोई इमरजेंसी पेश आए तो बाकी सारे उसकी मदद के लिए फुल स्पीड पहुंच सके। इसी तरह ये फौज रोमन एम्पायर में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। उधर पर्शियन एम्पायर में जहाँ पिछले 3 महीने से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, उस टाइम को भी खालिद बिन वलीद ने वेस्ट करने के बजाय वो एक छोटी सी फौज इराक से लेकर वापस अरब की तरफ गए, जहाँ अब भी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के खिलाफ एक छोटा सा ग्रुप लड़ रहा था। तो खालिद बिन वलीद ने जाकर उन्हें खत्म कर दिया और फिर बहुत तेजी से वापस इराक की तरफ आए। जैसे ही पर्शियन बादशाह को पता चला कि खालिद बिन वलीद इराक को छोड़कर वापस अरब की तरफ चले गए तो उन्होंने 25-25 हजार की 3 नए आर्मीज को तैयार करके मुसलमानों की तरफ रवाना किया। और सारे मुसलमानों को पता था कि इन तीनों आर्मीज को एक साथ हराना इम्पॉसिबल है। तो खालिद बिन वलीद ने अपने जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और अब जो प्लानिंग खालिद बिन वलीद ने की, इसी प्लानिंग की वजह से उन्हें दुनिया के सबसे बड़े जनरल्स में से एक माना जाता है। मीटिंग में मुसलमानों को पता चला कि इन तीनों फौजों को एक एक करके हराया नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही मुसलमान उनकी तरफ रवाना होंगे पर्शियंस की ये तीनों फौजें एक साथ मिलकर 75,000 की एक बहुत बड़ी फौज बना लेंगे। इसीलिए खालिद बिन वलीद और उनके जनरल्स ने अपने जासूसों की मदद से ये कैलकुलेट करना शुरू किया कि आज से 2 हफ्ते बाद ईरान की ये तीनों फौजें एग्जैक्टली कौन सी जगह पर होंगी। जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिनमें से एक को अपने पास रखा, दूसरे को काका बिन अम्र के पास और तीसरा अबू लैला के पास। इन तीनों जनरल्स के पास 5-5 हजार मुसलमानों की फौज थी। खालिद बिन वलीद ने बाकी 2 जनरल्स को ऑर्डर दिया कि आज से 2 हफ्ते बाद हम तीनों फौजें एग्जैक्टली इस टाइम पर और इस जगह पर इस इलाके में मिलेंगे और फिर एक साथ 3 साइड से हमला करेंगे। ये तीनों फौजें मेन रोड से तो ईरान की आर्मी की तरफ नहीं जा सकती, इसीलिए टाइम और जगह फिक्स करने के बाद ये तीनों फौजें इराक के मेन रास्तों को छोड़कर जुलाई के महीने में इराक की गर्म डेजर्ट की तरफ गई और हर एक की नजर से बिल्कुल गायब हो गई। जिसके बाद अगले 2 हफ्ते तक पूरे इराक में किसी को पता नहीं था कि मुसलमानों की फौज आखिर गए कहाँ। और अचानक 2 हफ्ते बाद उसी रात एग्जैक्ट उसी टाइम पर और एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर खालिद बिन वलीद अपने 5,000 फौज के साथ खड़े थे। तो उन्होंने एक छोटी सी आग लगाकर सामने वाले पहाड़ की तरफ इशारा किया और दुआ की कि काश वो फौज भी एग्जैक्ट टाइम पर वहाँ पहुंच चुकी हो, क्योंकि अब यहाँ से वापस जाना इम्पॉसिबल था। और कुछ देर बाद काका बिन अम्र की दूसरी फौज ने भी आग जलाई और इसी तरह तीसरी फौज ने भी इशारा दिया, व्हिच मींस बगैर किसी मोबाइल या किसी राब्ते के ये तीनों फौजें उसी एग्जैक्ट टाइम पर उसी जगह पर मौजूद थी। अब जब सारी आर्मीज प्लान के मुताबिक पहुंच चुकी थी तो खालिद बिन वलीद ने हमले का हुक्म दिया। मुसलमानों की फौजों ने पर्शियंस पर 3 तरफ से हमला करके हजारों लोगों को बिल्कुल क्रश कर दिया और पर्शियंस की ये पहली फौज खत्म हो गई। लेकिन इतनी बड़ी फतह के बाद भी मुसलमानों ने सेलिब्रेट करने के बजाय दोबारा रात को मीटिंग बुलाई और अगेन ये कैलकुलेट करना शुरू किया कि पर्शियंस की दूसरी फौज आज से 3 दिन बाद एग्जैक्टली कौन सी जगह पर होगी। और ये कैलकुलेट करने के बाद मुसलमानों की तीनों फौजें इराक के डेजर्ट में बिल्कुल गायब हो गई। और 3 दिन बाद दोबारा खालिद बिन वलीद ने देखा कि मुसलमानों की तीनों फौजें एग्जैक्ट उसी टाइम पर उसी लोकेशन पर मौजूद है। जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने तीनों फौजों को हमला करने का हुक्म दिया और फिर इस फौज के साथ भी वही हुआ जो होना था और इस तरह पर्शियंस की दूसरी फौज भी खत्म हो गई। और अगेन खालिद बिन वलीद ने जनरल्स की दोबारा मीटिंग बुलाई
सारों ने फिर से तीसरी फौज की कैलकुलेशन की और एक बार फिर मुसलमानों की ये तीनों फौजें डेजर्ट में बिल्कुल गायब हो गई और इस तरह मुसलमानों ने तीसरी फौज को भी खत्म कर दिया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि खालिद बिन वलीद जब तीसरी फौज को क्रश कर रहे थे, उस फौज के दरमियान कुछ नए मुसलमान भी थे जो इस जंग में सारे मारे गए। इस बात की खबर जब मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंची तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खालिद बिन वलीद पर बहुत गुस्सा हुआ। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के खलीफा बनने के बाद इस इंसिडेंट और कुछ और इंसिडेंट्स की वजह से खालिद बिन वलीद जैसे अजीम जनरल को उनकी पोजीशन से हटा दिया, जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे तो सब्सक्राइब। इन फौजों को खत्म करने के बाद मुसलमान सीधा फिराज की तरफ रवाना हुए। ये सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये दोनों सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर के बिल्कुल सेंटर में बॉर्डर सिटी थी और मसला ये था कि यहाँ पर पर्शियंस और रोमन्स दोनों की बहुत बड़ी फौज आबाद थी। ये उसी तरह का इलाका था जिस तरह आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाघा बॉर्डर है। जैसे ही मुसलमान इस सिटी के करीब पहुंचे, उन्होंने जिंदगी में पहली बार बल्कि तारीख में पहली बार एक बहुत ही अजीब मंजर देखा कि पर्शियंस और रोमन्स की फौज अपनी सारी दुश्मनियां भुलाकर मुसलमानों के खिलाफ एक हो गए हैं और मुसलमानों से एक साथ लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी खड़े हैं। रोमन्स और पर्शियंस के दरमियान पिछले 700 साल से बहुत सख्त लड़ाई चल रही थी और इन पिछले 700 साल में किसी भी तीसरी ताकत ने इन दोनों को चैलेंज नहीं किया था। लेकिन अब जब इन दोनों ने देखा कि मुसलमानों ने एक साथ इन दोनों एम्पायर्स पर हमला कर दिया, तो वो अपनी सारी दुश्मनी खत्म करके अपनी फौजों को मुसलमानों के खिलाफ यूनाइट करने लगे। दुश्मनों की फौज के फ्रंट में पर्शियंस और उनके पीछे रोमन्स खड़े थे और इन दोनों के पीछे एक दरिया जिसके ऊपर एक ब्रिज थी और मुसलमानों के पास फौज की सिर्फ एक लाइन थी। रोमन्स और पर्शियंस ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया और इतना सख्त हमला किया कि कुछ ही देर में मुसलमान जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे और बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे। ये जंग इतनी सख्त थी कि जंग के दरमियान ही खालिद बिन वलीद ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज तूने मुसलमानों को फतह दे दी तो मैं किसी भी और जंग से पहले मक्का जाकर हज करूंगा, क्योंकि ये जंग ऐसी हालत तक पहुंच चुकी थी कि यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। और इसी के साथ जीत की एक आखिरी अटेम्प्ट करने के लिए खालिद बिन वलीद ने अपने साथ वाले घोड़ों को जंग से दूर जाने का हुक्म दिया और कहा कि जंग से पहले बहुत दूर जाकर वापस पलटो और फिर डायरेक्ट हमला मत करना, बल्कि पहले दूर जाकर उस ब्रिज तक पहुंचो जो रोमन्स के पीछे थी और फिर वहाँ से दोबारा इस तरीके से रोमन्स पर पीछे से हमला कर कि रोमन्स और पर्शियंस को लगे कि पीछे से मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज पहुंच चुकी है। जैसे इस फौज ने पीछे से रोमन्स पर हमला किया तो रोमन्स जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे, क्योंकि खालिद बिन वलीद ने इसे पहले ही फरमाया था कि पर्शियंस के मुकाबले रोमन्स काफी कमजोर लोग हैं। जब रोमन्स जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे तो पर्शियंस का भी सारा हौसला टूट गया और वो भी जंग छोड़कर भागने लगे और इस तरह अल्लाह ने खालिद बिन वलीद की दुआ कबूल कर ली और मुसलमान जंग जीत गए। लेकिन अब खालिद बिन वलीद को भी अपना वादा पूरा करना था, इसीलिए उन्होंने अपनी फौज को इस सिटी से वापस अल हिरा सिटी की तरफ जाने का हुक्म दिया और खुद इस फौज के बिल्कुल पीछे चलने लगे। जैसे ये फौज थोड़ी आगे चली गई, खालिद बिन वलीद बगैर किसी को बताए सिर्फ कुछ और साथियों के साथ इराक के डेजर्ट की तरफ से फुल स्पीड मक्का की तरफ जाने लगे, क्योंकि ये दिन बिल्कुल हज के दिन थे। रास्ते में खालिद बिन वलीद बहुत ही कम आराम और बहुत ही कम खाने के साथ फुल स्पीड मक्का पहुंचे और मक्का पहुंचते ही अपना चेहरा छुपाकर हज करके वापस घोड़े पर चले और सीधा वापस इराक की तरफ चलने लगे। जैसे ही वो वापस इराक पहुंचे, उन्होंने देखा कि मुसलमानों की फौज अब उस सिटी पहुंच रही है और इस तरह बगैर किसी को पता चले खालिद बिन वलीद ने अपना वादा भी पूरा कर लिया। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उन्हें कुछ ही दिनों में खालिद बिन वलीद के सीक्रेट हज का पता चल गया और उन्होंने खालिद बिन वलीद को लेटर भेजा कि बगैर पूछे आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करना। अब मुसलमानों की इस एम्पायर खिलाफत राशिदा के बॉर्डर्स बहुत फैल चुके थे और एक साथ मुसलमान दो बड़े सुपर पावर्स के साथ लड़ रहे थे और ये सारी प्लानिंग मदीना जैसी एक छोटी सी सिटी से हो रही थी। इन सारे जंगों की प्लानिंग मदीना में बैठे बड़े बड़े सहाबा कर रहे थे। मदीना में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि पर्शियन एम्पायर में तो खालिद बिन वलीद जैसे जनरल की वजह से सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन इससे बहुत दूर रोमन एम्पायर मुसलमानों की फौजों को बहुत मुश्किल पेश आ रही। इसीलिए उन्होंने खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने खालिद बिन वलीद को ऑर्डर दिया पर्शियन एम्पायर में अपनी सारी एक्टिविटीज खत्म करके अब रोमन एम्पायर की तरफ जाओ, क्योंकि अब बारी रोमन एम्पायर की। अब खालिद बिन वलीद के पास दो ऑप्शंस थे कि या तो इस रास्ते से रोमन एम्पायर की तरफ जाए जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगना था, और या फिर इस दूसरे रास्ते से जाए जो बिल्कुल इम्पॉसिबल रास्ता था। लेकिन उस रास्ते से मुसलमान टाइम बहुत बचा सकते हैं और दरमियान में 6 दिन तो बिल्कुल बगैर किसी पानी के गुजारने थे। तो ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद ने टाइम बचाने के लिए ये दूसरा बहुत ही डेंजरस रास्ता चूज किया, क्योंकि उन्हें पता था कि रोमन एम्पायर में मुसलमानों को उनकी बहुत सख्त जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने 20 ऊंटों को कई दिनों तक प्यासा रखा और फिर उन्हें डबल पानी पिलाया ताकि ज्यादा पानी उनके पेट में स्टोर हो सके, ताकि बाद में मुसलमानों के घोड़े इस पानी को यूज कर सके। लेकिन आज साइंस ये कहती है कि जिस तरह बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ऊंट अपने जिस्म के इस हिस्से में पानी स्टोर करके रखता है, तो ये बिल्कुल गलत बात, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसकी वजह से कुछ हिस्टोरियन समझते हैं कि ये जो वाकया इस्लामी तारीख में लिखा हुआ है हो सकता है ये ठीक ना हो और इसे बस लोगों ने बनाया हो। जो भी हो, ये बात कंफर्म है कि खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ इस बहुत ही डेंजरस रास्ते पर रवाना हुए। जाने से पहले खालिद बिन वलीद ने ईरान से जितना भी जिजिया टैक्स जमा किया था वो सारा उन्होंने मुसलमानों की कैपिटल मदीना की तरफ भेजा और खुद रोमन एम्पायर की तरफ रवाना हुए और अपनी जगह पर्शियन एम्पायर में मुसन्ना बिन हारिसा को जनरल बनाया। बाय द वे, मैं ज्यादातर लोगों के नाम नहीं लेता
ताकि ज्यादा नामों से कंफ्यूजन पैदा ना हो, लेकिन मुसन्ना बिन हारिसा का नाम लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस इलाके का उन्हें खालिद बिन वलीद ने जनरल बनाया था, आज 1400 साल बाद उसी इलाके में इराक का एक बहुत बड़ा प्रोविंस है जिसका नाम है मुसन्ना प्रोविंस, जो मुसलमानों के इसी जनरल के नाम पर रखा गया है। एनीवेज, खालिद बिन वलीद के इस जबरदस्त स्ट्रेटेजी की वजह से मुसलमान कुछ ही दिनों में पर्शियन एम्पायर के डेजर्ट को क्रॉस करके रोमन एम्पायर पहुंचे और वहां से कुछ छोटी रोमन फौजों को हराकर सीधा मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचे और देखा कि मुसलमानों की एक फौज को रोमन्स ने बिल्कुल घेर लिया है और वो मुसलमानों की इस फौज को जैसे ही खत्म करने वाले थे, खालिद बिन वलीद उस एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचे और मुसलमानों की इस फौज को रोमन से बचा लिया। नाउ, अगर खालिद बिन वलीद ने वो डेंजरस रास्ता चूज ना किया होता तो मुसलमानों की ये सारी फौज जो शुराबील की लीडरशिप में थी बिल्कुल खत्म हो जाती और हजारों मुसलमान शहीद होते। खालिद बिन वलीद ने इस फौज को बचाकर रोमन एम्पायर में मुसलमानों की सारी आर्मीज को यूनाइट किया और उन्हें यूनाइट करके बहुत तेजी से रोमन एम्पायर में आगे बढ़ने लगे और कुछ ही अरसे में इस सारे इलाके को फतह कर लिया, जिसे आज हम उर्दन, जॉर्डन कहते हैं, और सीधा रोमन एम्पायर में सीरिया, शाम के मेन सिटी दमश्क, दमास्कस की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही मुसलमान उस सिटी के करीब पहुंचने लगे तो यहाँ से बहुत दूर मदीना में मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तबीयत अचानक खराब हो गई और जैसे ही मुसलमानों की फौज ने रोमन एम्पायर की मेन सिटी दमास्कस को हर तरफ से घेर लिया तो उसके सिर्फ 2 दिन बाद मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दुनिया से चले गए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ही क्रूशियल टाइम पर मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने, क्योंकि एट द सेम टाइम मुसलमान उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर से लड़ रहे थे। इन तीनों एम्पायर्स में फर्क ये था कि रोमन एम्पायर पिछले 1000 साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी और पर्शियन एम्पायर भी पिछले 800 साल से दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर थी। और इन दोनों से एक ही टाइम पर लड़ कौन रहा था? मदीना की रियासत, जो इस सब से सिर्फ कुछ ही सालों पहले बनी थी। लेकिन इन सब चीजों से डरने के बजाय हजरत उमर और बाकी सहाबा ने पहले खलीफा हजरत अबू बकर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफना दिया, जिसके बाद पहली बार हजरत उमर मुसलमानों के खलीफा बने। नाउ, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो लोग उन्हें रसूलुल्लाह के टाइटल से पुकारते थे, लेकिन उनकी वफात के बाद लोग कंफ्यूज हो गए कि अब अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए कौन सा टाइटल यूज किया जाए। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने लिए बादशाह, सीजर और किसरा जैसे टाइटल्स छोड़कर खलीफा का नाम चूज किया और अब हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर ने अपने लिए अमीरुल मोमिनीन का टाइटल चूज किया। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने तो मुसलमानों की एक फौज खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में रोमन एम्पायर में लड़ रही थी और एक दूसरी छोटी फौज पर्शियन एम्पायर में थी। लेकिन हजरत उमर को रोमन एम्पायर की फौज से ज्यादा पर्शियन एम्पायर की फौज की फिक्र थी, क्योंकि वहाँ खालिद बिन वलीद जैसा जनरल मौजूद नहीं था। खलीफा बनने के बाद जब उन्होंने देखा कि पूरे अरब से लोग उनके हाथ पर बैत करने के लिए मदीना आ रहे हैं, तो उन्होंने इस टाइम को यूज करके पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की मदद के लिए एक नई फौज जमा करना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला हुआ कि हजरत उमर मस्जिद नबवी में बार बार मुसलमानों को जिहाद की तरफ बुलाते रहे, लेकिन पहली बार उन्होंने देखा कि पर्शियन एम्पायर से लड़ने के लिए मुसलमानों में कोई भी तैयार नहीं था। और ये इसलिए नहीं था कि मुसलमान लड़ लड़ कर थक चुके थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि खालिद बिन वलीद पर्शियन एम्पायर में नहीं बल्कि रोमन एम्पायर में, और उनके बगैर कोई भी जंग जीतना इम्पॉसिबल है। ये देखकर हजरत उमर समझ गए कि अब जो ये नए मुसलमान हैं, इनका यकीन और ट्रस्ट अल्लाह की बजाय खालिद बिन वलीद के साथ ज्यादा अटैच्ड, जो मुसलमानों की इस एम्पायर के लिए बहुत बड़ा मसला था। 3 दिनों के बाद हजरत उमर ने एक दिन बहुत सख्त गुस्से के साथ स्पीच की, तो उनमें से एक मुसलमान अबू उबैद, जो सहाबी भी नहीं थे, खड़े हुए और कहा मैं जिहाद के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और भी लोग आगे आने लगे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 1000 की फौज बनाई और उसका लीडर अबू उबैद को बनाकर पर्शियन एम्पायर की तरफ रवाना किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर ये फौज पर्शियन एम्पायर से हार जाती तो उसके बाद खालिद बिन वलीद के बगैर मुसलमान कभी जंग नहीं लड़ते, और ऐसा ही हुआ। ये फौज पर्शियन एम्पायर में बहुत ही बुरी तरह हार गई। बट वेट, ये फौज अभी रास्ते में अभी तक पहुंची नहीं है। जब ये फौज पर्शियन एम्पायर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी तो उधर रोमन एम्पायर में मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में उस जमाने के शाम, सीरिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी दमश्क, दमास्कस को हर तरफ से घेर चुके थे। और इस फौज को काफी अरसे तक पता ही नहीं था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वफात पा चुके और उनके बाद मुसलमानों का नया खलीफा हजरत उमर बने हैं। तो खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ये फौज कई दिन तक कोशिश करती रही कि किसी तरह इस किले के अंदर घुस सके, लेकिन दमास्कस कोई आम सिटी नहीं थी। इसे उस जमाने में पैराडाइज ऑफ सीरिया कहा जाता था, मतलब सीरिया की जन्नत। और अब तक अरब अपना सबसे बड़ा इंपोर्ट इसी सिटी से किया करता था, मतलब दमश्क इस इलाके में सबसे पावरफुल सिटी थी। और उस जमाने में ये अरबों के लिए ऐसी सिटी थी जिस तरह आज लोगों के लिए न्यूयॉर्क हो। तो मुसलमानों ने उस वक्त की सबसे पावरफुल सिटी दमश्क को हर तरफ से घेर लिया था, और खालिद बिन वलीद ने इस सिटी के हर मेन गेट पर अपने सबसे बेस्ट जनरल्स को खड़ा किया था, जिनमें से एक जनरल का नाम
अबू उबैदा इब्न जर्राह था। आखिर बहुत कोशिश करने के बाद भी दमिश्क फतह नहीं हो सका, लेकिन फिर एक दिन अचानक दमिश्क से एक आदमी खालिद बिन वलीद के पास आया और उसे बताया कि कुछ ही दिन पहले दमिश्क के लीडर के घर बेटा पैदा हुआ है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जिसमें रोमन एम्पायर की फौज को भी बुलाया, और इस पार्टी में ये सब इतनी शराब पियेंगे कि कोई भी अपने होशो हवास में नहीं रहेगा। तो खालिद बिन वलीद ने उसी रात मुसलमानों के एक ग्रुप को इस गेट के सामने खड़ा कर दिया और फिर खुद सिर्फ कुछ और मुसलमानों के साथ बिल्कुल खामोशी से दमिश्क की दीवार पर चढ़कर अंदर घुस गए और मुसलमानों के लिए अंदर से गेट खोल दी, और इस तरह मुसलमानों की फौज का एक समंदर किले के अंदर घुस गया और बहुत तेजी से मुसलमान ईस्टर्न साइड से इस किले को फतह करने लगे। लेकिन इस किले का जनरल इस सिटी के दूसरे साइड पर बैठा हुआ था, तो जब उसे पता चला कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और मुसलमान किले में घुस चुके हैं और कुछ ही देर में मुसलमान इस पूरे सिटी को फतह कर लेंगे, तो उसने जल्दी एक लेटर मुसलमानों के दूसरे बड़े जनरल अबू उबैदा की तरफ भेजा कि मैं इस सिटी को मुसलमानों के सामने सरेंडर कर रहा हूँ, सिर्फ एक शर्त पर कि मुसलमान कोई माल गनीमत नहीं लेंगे। अब अबू उबैदा इब्न जर्राह को इस बात का पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद और उसके सोल्जर्स दमिश्क को फतह करने वाले हैं, तो उन्होंने उस रोमन जनरल के सरेंडर को कबूल कर लिया। अब थोड़ी देर बाद जब खालिद बिन वलीद को अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के डिसीजन का पता चला, तो अगर वो चाहते तो अबू उबैदा के इस एग्रीमेंट को फाड़कर दमिश्क को तलवार के जोर पर भी फतह कर सकते थे और यहाँ से सारा माल गनीमत उठा सकते थे। लेकिन खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा के एग्रीमेंट को मानकर अपनी सारी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया, और इस तरह दमास्कस उस जमाने की सबसे ताकतवर सिटी हजरत उमर के कंट्रोल में आई। नाउ ये सब कुछ तो यहाँ रोमन एम्पायर में हो रहा था, लेकिन इस सबसे बहुत दूर पर्शियन एम्पायर की तरफ जो फौज रवाना की गई थी वो बिल्कुल पहुंचने ही वाली थी, और पहुंचने के साथ ही अबू उबैद ने देखा कि पर्शियन एम्पायर सामने से बहुत बड़ी फौज तैयार कर चुकी है। जब अबू उबैद मुसलमानों की फौज लेकर पर्शियन एम्पायर पहुंचे, अबू उबैद नॉट अबू उबैदा, ये दो डिफरेंट शख्सियात हैं। अबू उबैद और उनकी फौज ने पर्शियन एम्पायर पहुंचकर देखा कि पर्शियन बादशाह ने खालिद बिन वलीद की एब्सेंस में मुसलमानों के खिलाफ 3 बहुत बड़ी फौजें तैयार की है जो बहुत तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही है। आखिर मुसलमानों और पर्शियन फौज इस ब्रिज के सामने एक दूसरे के आमने सामने हुई, तो पर्शियन जनरल ने मुसलमानों को ये ऑफर दी कि या आप ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ आए और या हमें उस तरफ आने दे। अब यहाँ अबू उबैद से एक बहुत बड़ी गलती हुई, उन्होंने अपने मुसलमान जनरल्स की बात नहीं मानी और खुद मुसलमानों की फौज को ब्रिज क्रॉस करने का हुक्म दिया। अबू उबैद खुद सहाबी नहीं थे और इनकी एज भी बहुत कम थी। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन्हें मुसलमानों की फौज का जनरल बनाया, तो सहाबा ने कहा कि आप इसे नहीं बल्कि किसी सहाबी को जनरल बनाएं। लेकिन अबू उबैद वो वाहिद इंसान थे जो सबसे पहले जिहाद के लिए खड़े हुए थे, इसीलिए हजरत उमर ने इन्हें एक ऐसी फौज का कमांडर बनाया जिसमें इनके अंडर बहुत सारे सहाबा कराम भी थे। आखिर मुसलमानों की फौज जो ऑलमोस्ट 9000 थी, उन्होंने ब्रिज क्रॉस कर ली और जंग शुरू।